14 जनवरी 1761। उत्तर भारत की वो कड़कड़ाती ठंड और पानीपत के मैदान में ना हर तरफ धूल, खून और तोपों की गूंज। एक बिल्कुल खौफनाक मंजर। बिल्कुल। एक तरफ मराठा सेना थी और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली की फौज। पर इस महाविनाश के ठीक बीचों बीच ना एक शख्स मौजूद था जो तलवार नहीं चला रहा था। हाँ, वो बस देख रहा था और इतिहास लिख रहा था। वही तो, इतिहासकार काशीराज पंडित, एक ऐसा चश्मेदीद जो एक इतने विशाल साम्राज्य के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक झटके को अपनी आंखों से देख रहा था और उसे ना कागज पर उतार रहा था। अगर आज के नजरिए से देखें ना, तो ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी हॉलीवुड वॉर फिल्म के क्लाइमैक्स से भी ज्यादा खतरनाक और रियल था। बिल्कुल। मतलब जहां हार जीत के फैसले किसी आरामदायक महल में नहीं हो रहे थे, बल्कि जमीनी कत्लेआम और बड़ी रणनीतिक चूकों के बीच हो रहे थे। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात ना ये है कि ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये उन ऐतिहासिक दस्तावेजों का हिस्सा है जिन्हें अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ना एक बहुत ही नीरस डेटा शीट की तरह पढ़ते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि बस डेट्स और नाम याद कर लो। एग्जैक्टली। अक्सर हिस्ट्री को सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट मान लिया जाता है, जिसे बस कट ऑफ पार करने के लिए रटना है। लेकिन आज का ये डीप डाइव कोई रटने वाली क्लास नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम मराठा साम्राज्य से जुड़े उन चुनिंदा फैक्ट्स के भीतर गहराई से उतरने वाले हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि इन तारीखों के पीछे की वो ब्लॉकबस्टर कहानी और पूरी मशीनरी आखिर काम कैसे करती थी। और ये अप्रोच इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि जब आप फैक्ट्स के पीछे का क्यों और कैसे समझ लेते हैं ना, तो उन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपकी एनालिटिकल सोच का हिस्सा बन जाते हैं। सही बात है। देखिए, किसी भी साम्राज्य का उदय एक दिन में तो होता नहीं है। उसके पीछे ना पीढ़ियों का संघर्ष होता है, कूटनीति होती है और एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल खेल होता है। ओके, तो इसी साइकोलॉजिकल खेल और साम्राज्य की नींव से ही शुरुआत करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के सफर से। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनका जन्म 1627 में हुआ था, पर राज्याभिषेक जाकर 1674 में हुआ। हाँ, एक बहुत लंबा समय। यानी 45 साल का एक बड़ा अंतर। और इसी बीच ना 1657 में बीजापुर के सुल्तान द्वारा भेजे गए अफजल खान के साथ उनका वो बहुत ही प्रसिद्ध संघर्ष होता है। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। पूछिए। 1657 में अफजल खान बीजापुर का सबसे खूंखार और विशालकाय जनरल था। उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। एक छोटे से उभरते हुए क्षेत्रीय नेता का सीधे उससे टकराना, देखने में तो ये बिल्कुल एक सुसाइड मिशन लगता है। ये आखिर कैसी स्ट्रैटेजी थी? हाँ, सरफेस से देखने पे ना ये वाकई एक आत्मघाती कदम ही लगता है, पर यहीं पर हमें ट्रेडिशनल मिलिट्री सोच और जो आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजिक सोच होती है ना, उसके बीच का फर्क समझ में आता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अफजल खान के पास भारी सेना थी जो खुले मैदान में बिल्कुल अजेय थी। उसे हराना मुश्किल था, पर शिवाजी महाराज ने ना इस लड़ाई को मैदान में होने ही नहीं दिया। उन्होंने जगह बदल दी। हाँ, उन्होंने प्रतापगढ़ के घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों को चुना, जहां खान की वो जो भारी तोपें और घुड़सवार सेना थी ना, वो बिल्कुल बेकार हो गई। तो ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये दुश्मन को उसके कंफर्ट जोन से बाहर खींचकर अपने इलाके में लाने का एक मास्टर क्लास था। यानी फिजिकल ताकत से ज्यादा ये दिमागी लड़ाई थी। और शायद यही वो इंसिडेंट था जिसने बाद में उन्हें मुगलों की कैद से आगरा शहर से भागने की उस ऐतिहासिक घटना का बेस तैयार करके दिया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम आगरा से बच निकलने वाली उस घटना को देखें ना, तो ये किसी हिस्टोरिकल थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है। वो फलों की टोकरियों में छिपकर निकलना। लेकिन अगर इसे हम एक स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें, मुगलों के मेन शहर यानी उनकी राजधानी के सेंटर से निकलकर वापस डेक्कन पहुंचना, क्या ये सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश थी या इसके पीछे कोई बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज था? देखिए, जान बचाना तो ऑब्वियसली प्राइमरी गोल था ही, पर इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा ना, उसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक तरह से भूचाल ला दिया था। और औरंगजेब के टाइम पर मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के पीक पर था। आगरा से इस तरह निकल जाने ने ना इस मिथ को तोड़ दिया कि मुगल इनविंसिबल हैं,
या उनकी राजधानी को भेदा नहीं जा सकता। वेट, सच में? यानी लोगों का डर खत्म हो गया? हाँ, इसने रातों रात ना पूरे देक्कन में ये मैसेज भेज दिया कि मुगलों की आंखों में भी धूल झोंकी जा सकती है। ओह वाह! तो इस एक घटना ने विद्रोहियों और लोकल सरदारों के अंदर से मुगलों का जो खौफ था वो हमेशा के लिए निकाल दिया होगा। सही पकड़ा। और इन्हीं जमीनी संघर्षों ने ना आगे चलकर 1674 के राज्याभिषेक तक एक बहुत ही क्लियर शासन का विजन तैयार किया। यानी सिर्फ राज्य नहीं, एक आइडियोलॉजी। हाँ, ये विजन सिर्फ जमीन जीतने का नहीं था, बल्कि एक स्वराज्य स्थापित करने का था। और इस आइडियोलॉजी की नींव में उनके आध्यात्मिक गुरु रामदास का बहुत बड़ा रोल था। अच्छा, गुरु रामदास जी? गुरु रामदास ने सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने समाज को एकजुट करने और एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने की प्रेरणा दी। और इसी लॉन्ग टर्म सोच का नतीजा था रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाना। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रायगढ़ तो एक पहाड़ी किला था। अक्सर हम पढ़ते हैं कि साम्राज्य अपनी राजधानियां अब बड़े मैदानी इलाकों या नदियों के किनारे बनाते हैं ताकि बिजनेस और आवाजाही आसान हो सके। तो एक दुर्गम पहाड़ी को अपनी कैपिटल चुनना, ये किस तरह की सोच को दर्शाता है? ये पूरी तरह से सिक्योरिटी और डिफेंस एंड डेप्थ की स्ट्रैटेजी थी। मैदानी राजधानियां जो होती है ना, वो आक्रमणकारियों के लिए बहुत आसान टारगेट होती है। हाँ, वहां कोई भी आराम से पहुंच सकता है। बिल्कुल, वही तो रायगढ़ नेचुरली सेफ था। ये ना इस बात का प्रतीक था कि मराठा साम्राज्य की असली ताकत उसकी ज्योग्राफिकल समझ में है। वो एक ऐसी जगह चाह रहे थे जो लंबी से लंबी सीज यानी घेरावबंदी को आराम से झेल सके। ये सच में बहुत दिलचस्प है। पर एक राजा का विजन और ज्योग्राफी की समझ तो अपनी जगह है, लेकिन इतने बड़े विजन को जमीन पर उतारने के लिए ना एक पूरी मशीनरी की जरूरत होती है। बिल्कुल, कोई अकेला इंसान तो इतना बड़ा सिस्टम चला नहीं सकता। हाँ, तो यहीं से बात मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के उस ढांचे की ओर मुड़ती है जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा गया। 8 मंत्रियों का एक ऐसा ग्रुप जो पूरे राज्य का संचालन करता था। और ये अष्टप्रधान कोई आम कैबिनेट नहीं था। इसमें ना हर पोस्ट के साथ कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हुई थी। जैसे कि सुमंत का पद, जो विदेश मंत्री के लिए इस्तेमाल होता था। अगर इसे आज के टाइम पर देखें तो ये किसी भी मॉडर्न गवर्नमेंट की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जैसा ही है। लेकिन 17वीं सदी में एक सुमंत का काम कितना मुश्किल रहा होगा ना। अब अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन्हें एक तरफ मुगलों से, दूसरी तरफ बीजापुर और गोलकोंडा जैसी रियासतों से, और साथ ही पुर्तगीज और अंग्रेजों जैसी विदेशी ताकतों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बिठाना होता था। हाँ, क्योंकि उस जमाने में कूटनीति यानी डिप्लोमेसी ना तलवारों से ज्यादा धारदार हुआ करती थी। सुमन का काम सिर्फ पेपर पर ट्रीटी साइन करना नहीं था, बल्कि दुश्मन कैंप्स में फूट डालना और सही टाइम पर सही अलायंस बनाना था। और जब ये डिप्लोमेसी फेल हो जाती थी ना, तब एंट्री होती थी सरे नौबत की। ओ, सरे नौबत, यानी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट है। मराठा सेना मुगलों की तरह भारी भरकम तो थी नहीं। वो अपने गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध नीति के लिए जाने जाते थे। सही कहा। तो ऐसे में उनके सेनापति का काम सिर्फ सामने से जंग लड़ना तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। और यही तो इस पोस्ट की सबसे बड़ी चुनौती थी। देखिए, एक भारी सेना को एक साथ मैदान में उतारना काफी आसान होता है, लेकिन हजारों सैनिकों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटना, उन्हें अलग अलग पहाड़ियों में हाइड करना, वहां उन तक राशन पहुंचाना और एक इशारे पर अचानक हमला करके फिर से गायब हो जाना। इस सब के लिए तो बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होगा। बिल्कुल। और ये सब सरे नौबत के ही कंट्रोल में था। वो बेसिकली उस मिलिट्री मशीन के ऑपरेटर थे जो बिना किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटनों पे ला रही थी। अमेजिंग। लेकिन सेना चाहे जैसी भी हो, उसे चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। एक इकोनॉमी के बिना कोई भी साम्राज्य एक कदम नहीं चल सकता। हाँ, बिना फंड के आर्मी कैसे सरवाइव करेगी? वही। और यहीं पर मुझे एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट दिखा जिसने मुझे सच में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ सारंगजामी प्रथा की। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। हाँ, क्योंकि ये मराठा की लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी
जिसमें मिलिट्री कमांडर्स को उनके खर्चे और सेना के मेंटेनेंस के लिए सीधे जमीन से टैक्स वसूलने का राइट दे दिया जाता था। पर इसमें एक बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। कैसी खामी? अगर एक सेंट्रल पावर अपने जनरल्स को खुद टैक्स वसूलने और अपनी सेना रखने की छूट दे दे, तो क्या वो उन्हें इंडिपेंडेंट वॉरलॉर्ड्स नहीं बना रही है? ये तो सीधा सीधा आगे चलकर बगावत होने का एक ब्लूप्रिंट लग रहा है। ये आपने बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन किया है। थियोरेटिकली ये जो डिसेंट्रलाइजेशन था ना, ये सच में एक बहुत बड़ा रिस्क था। पर हमें उस वक्त के हालात को भी समझना होगा। वो कैसे? देखिए, मराठा के पास ना मुगलों की तरह कोई भरा हुआ शाही खजाना नहीं था शुरुआत में, और उन्हें बहुत तेजी से अपनी सेना को एक्सपैंड करना था। तो ये जो सरंजामी प्रथा थी ना, इसने बिना सेंट्रल खजाने पर बोझ डाले एक बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करने का जैसे एक जादू का फॉर्मूला दे दिया। ओह, यानी हर कमांडर अपने अलॉटेड इलाके से टैक्स वसूलेगा, उसी पैसे से अपनी सेना को सैलरी देगा और राजा के बुलाने पर वो सेना लेकर आगे हाजिर हो जाएगा। एग्जैक्टली। एक तरह से गवर्नमेंट ने अपनी सेना की पूरी आउटसोर्सिंग ही कर दी। सही वर्ड यूज किया आपने, आउटसोर्सिंग। और शुरुआत में ना इस पर राजा का बहुत टाइट कंट्रोल था। जमीन किसी को परमानेंटली नहीं दी जाती थी, बल्कि वो ट्रांसफर होती रहती थी। अच्छा, ताकि कोई अपनी जगह पर जम ना जाए। हाँ, इससे साम्राज्य का एक्सपेंशन उस स्पीड से हुआ जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि आगे चलकर इसी प्रथा ने सरदारों को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया, जो कि बाद में साम्राज्य के पतन का एक बड़ा रीजन भी बना। सही बात है। अब इस फैले हुए डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को एफिशिएंटली चलाने के लिए एक और चीज की सख्त जरूरत होती है, और वो है फास्ट और सिक्योर कम्युनिकेशन। और यही एंट्री होती है मोदी लिपि की, मोदी स्क्रिप्ट। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में इस स्क्रिप्ट का काफी इस्तेमाल मिलता है। अक्सर जब हम राजाओं की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर या वेपन्स की ही बात करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक पूरी की पूरी नई स्क्रिप्ट का यूज करना, क्या ये सिर्फ रिकॉर्ड्स को तेजी से लिखने का एक तरीका था, या इसका कोई और हिडन मोटिव था? इसके पीछे ना प्रैक्टिकलिटी और डिप्लोमेसी दोनों का एक मिक्स था। मोदी लिपि का स्ट्रक्चर ऐसा था कि इसमें पेन को बिना पेपर से उठाए ना एक फ्लो में काफी तेजी से लिखा जा सकता था। अच्छा, एक कंटिन्यूअस फ्लो में। हाँ, अब सोचिए, जब आप घोड़े की पीठ पर बैठे हों या किसी बैटलफील्ड से आपको तेजी से कोई ऑर्डर आगे भेजना हो, तो जो ट्रेडिशनल और सजावटी लिपियां होती हैं उनमें काफी टाइम लगता है। पर मोदी लिपि ने इन मैसेजेस को लगभग रियल टाइम बना दिया। ओह, यानी ये 17वीं सदी का शॉर्ट हैंड या फिर किसी तरह का इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम था, जो लिखने में फास्ट भी है और जिसे हर कोई आसानी से डिकोड भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही समझे आप। और दूसरी एक और बड़ी बात थी, जब एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी खुद की ऑफिशियल स्क्रिप्ट को आगे बढ़ावा देता है ना, तो वो एक तरह से अपनी अलग आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर रहा होता है। यानी सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, एक ब्रांड आइडेंटिटी टाइप। हाँ, ये कागज पर खींची गई सिर्फ कुछ लाइंस नहीं थी, ये मराठा स्वराज्य की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव आज़ादी की एक पक्की मोहर थी। वाह! तो इस विजन, इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के इतने मजबूत ढांचे को समझने के बाद अब मराठा हिस्ट्री एक बहुत ही बड़े ट्रांजिशन की तरफ मुड़ती है। ये वो फेज था जहां अष्टप्रधान का जो एक्चुअल फॉर्मेट था वो बदलने लगा, और जो रियल पावर थी वो छत्रपति के हाथों से निकलकर चीफ मिनिस्टर्स यानी पेशवाओं के हाथों में शिफ्ट हो गई। हाँ, ये उस पूरी व्यवस्था का एक इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन था। देखिए, जब साम्राज्य डेक्कन की उन पहाड़ियों से निकलकर लगभग पूरे भारत में फैलने लगा ना, तो उसे हैंडल करने के लिए एक बिल्कुल अलग लेवल की एनर्जी और ब्यूरोक्रेटिक स्किल्स की जरूरत पड़ने लगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, यह पर्टिकुलर सेक्शन बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पेशवाओं का सही क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। ऑर्डर याद रखना जरूरी है। हाँ, हिस्टोरिकल सीक्वेंस के हिसाब से ये कुछ इस तरह से है। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव और लास्ट में माधवराव। अगर मैं इसे आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेट करूं ना, तो ये एक एनालॉजी बनती है। जैसे
किसी बड़ी कंपनी के फाउंडर ने नींव तो रख दी, लेकिन जब कंपनी मल्टीनेशनल लेवल पर ग्रो करने लगी तो उसका जो डे टू डे ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी है वो किसी प्रोफेशनल सीईओ के हाथ में दे दिया गया हो। बिल्कुल यही हुआ था। और फिर आगे चलकर वही परंपरा बन गई। पर मेरा सवाल ये है कि ये ऑर्डर याद रखना एग्जाम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये सिर्फ एक लिस्ट रटने जैसा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ऑर्डर को समझना इसलिए अहम है क्योंकि हर पेशवा का जो टाइम पीरियड है ना, वो उस साम्राज्य के लाइफ साइकिल के एक बिल्कुल ही अलग चैप्टर को दर्शाता है। जैसे सबसे पहले आए बालाजी विश्वनाथ। हाँ, जिनकी हमने पहले बात की। उन्होंने ना उस टाइम पर कमांड संभाली जब साम्राज्य पूरी तरह से इंटरनल पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। तो उन्होंने मुगलों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन की, टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स लिए और उस बिखरे हुए पूरे सिस्टम को फाइनली एक स्टेबिलिटी दी। यानी कॉर्पोरेट भाषा में उन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट ठीक की और उसे दिवालिया होने से बचा लिया। सही कहा। और फिर आते उनके बेटे बाजीराव प्रथम। अगर बालाजी विश्वनाथ ने फाउंडेशन को सॉलिड किया था तो बाजीराव ने सीधे एग्रेसिव एक्सपेंशन का बटन दबा दिया। उनका जो टाइम था ना, उसे मराठा मिलिट्री पावर का गोल्डन एज माना जाता है। उन्होंने उत्तर भारत का रुख किया और मालवा गुजरात से लेकर सीधे दिल्ली तक मराठा झंडा लहरा दिया। उनकी कैवलरी यानी जो घुड़सवार सेना थी ना, उसकी स्पीड की आज भी मिसालें दी जाती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि उनकी सेना ट्रेडिशनल तरीके से भारी तोपे और बड़े बड़े टेंट लेकर ट्रैवल नहीं करती थी। सैनिक घोड़े पर ही सोते थे और रास्ते में ही अपना खाना जुटा लेते थे। क्या यही उनकी सक्सेस का मेन रीजन था? यही तो उनकी सबसे बड़ी टैक्टिकल एडवांटेज थी। बाजीराव की जो फोर्स थी वो 18वीं सदी का एक असली ब्लिट्सक्रीग थी। ब्लिट्सक्रीग यानी लाइटनिंग फास्ट वॉर। बिल्कुल। वो ना दुश्मन के सोचने की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से मूव करते थे। मुगलों या निजाम की भारी सेनाएं जब तक अपने हथियार ठीक से सेट भी करती थी, बाजीराव उन पर हमला करके वहां से निकल भी चुके होते थे। वाह! उन्होंने साबित कर दिया था कि बैटलफील्ड में ना मोबिलिटी किसी भी भारी कैनन या तोपखाने से 1000 गुना ज्यादा डेंजरस होती है। और इनके बाद नंबर आता है बालाजी बाजीराव का। इनके रूल में ना साम्राज्य अपने एकदम पीक पर पहुंच गया था। कहा जाता है कि अटक से लेकर कटक तक साम्राज्य फैल चुका था। लेकिन इस मैसिव एक्सपेंशन के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी जुड़ गई। जिसे ओवर एक्सटेंशन कहते हैं। हाँ, जब आप इतनी तेजी से अपना साइज बढ़ाते हैं तो आपकी जो सप्लाई लाइंस होती है ना, वो बहुत ज्यादा लंबी और नाजुक हो जाती है। आप नई जमीन तो जीत लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां का जो लोकल सपोर्ट है वो खोने लगते हैं। और यही जो ओवर एक्सटेंशन था, इसने उस डिसाइसिव या निर्णायक घटना की पूरी बैकग्राउंड तैयार कर दी, जिसकी हमने एपिसोड की शुरुआत में बात की थी। यानी पानीपत का तीसरा युद्ध। हाँ, 14 जनवरी 1761 मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो अब हम वापस उसी मैदान में इतिहासकार काशीराज पंडित के पास पहुंचते हैं। वो उस बैटलफील्ड में लिटरली मौजूद थे। पर मैं सोच रही थी कि डिप्लोमेसी और एक्चुअल हिस्ट्री के लिहाज से एक चश्मदीद यानी आई विटनेस का होना इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि अक्सर तो यही सुना है कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं और वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं। यही तो कैच है। एक सच्चे चश्मदीद का न्यूट्रल अकाउंट ना इतिहास को एक प्रोपेगेंडा या मिथ बनने से रोक लेता है। काशीराज पंडित के वहां होने से ही हमें ये एग्जैक्टली पता चलता है कि मराठे इसलिए नहीं हारे क्योंकि अब्दाली की सेना मैजिकली बहुत ज्यादा ताकतवर थी। तो फिर क्या रीजन था? उन्होंने ऑन ग्राउंड हुई उन स्ट्रेटेजिक चूकों को रिकॉर्ड किया। जैसे सदाशिवराव भाव का अपनी जो ट्रेडिशनल छापामार वॉरफेयर की स्टाइल थी उसे छोड़ देना और उत्तर भारत के उन खुले मैदानों में भारी तोपों पर डिपेंड हो जाना। यानी उन्होंने अपनी बेसिक स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दी। हाँ, और उनकी ये भारी तोपें ना अब्दाली के बहुत तेजी से मूव करने वाले घुड़सवारों और उसकी जो जमुराग थी यानी ऊंटों पर रखी हुई छोटी तोपें, उनके सामने बिल्कुल कंप्लीटली नाकाम साबित हुई।
इसके अलावा मैंने पढ़ा है कि राशन की भी भयंकर कमी हो गई थी वहाँ। सेना के साथ ना काफ़ी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी चल रहे थे, जिसकी वजह से जो बचा कुचा राशन था वो भी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। बिल्कुल। यानी सैनिक एक्चुअल युद्ध शुरू होने से पहले ही भुखमरी का शिकार होने लगे थे। और ये ऐसी डिटेल्स हैं जो बस एक एक्चुअल आई विटनेस ही बतला सकता है। और इन्हीं सभी डीप डिटेल्स और रिजल्ट्स की वजह से ही ना इस लड़ाई को इतिहास की एक निर्णायक घटना माना जाता है। ये जो टर्म है निर्णायक घटना, ये अपने आप में बहुत हैवी लगता है। इस युद्ध ने ये तय नहीं किया था कि आगे भारत पर कौन राज करेगा, क्योंकि अंग्रेज तो अभी पूरी तरह से पिक्चर में आना शुरू ही हुए थे। लेकिन शायद इस एक भयानक दिन ने ये ज़रूर परमानेंटली तय कर दिया था कि भारत पर अब कौन राज नहीं करेगा। मराठा के जो इनविजिबल होने का इल्यूजन था वो पूरी तरह टूट गया था। हाँ, ये एक रियलिटी चेक था। हालांकि माधवराव जो इस क्रोनोलॉजी में चौथे पेशवा आते हैं, उन्होंने ना इस बहुत ही मैसिव झटके के बाद साम्राज्य को वापस खड़ा करने का एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा एफर्ट जरूर किया था। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए और जो टेरिटरी हाथ से चली गई थी उसमें से काफ़ी हिस्से को वापस जीता भी। लेकिन 1761 के उस बर्फीले और खूनी मैदान में जो एक बड़ा जख्म लगा था ना, उसने आगे आने वाली भारतीय पॉलिटिक्स की डायरेक्शन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। सच में काफ़ी इम्पैक्ट डालने वाली स्टोरी है ये। अगर इस पूरी आज की चर्चा को समाप्त किया जाए ना, तो ये किसी एक साम्राज्य के जन्म, उसके एब्सोल्यूट पीक और फिर अचानक लगे एक बहुत भयानक झटके की पूरी स्टोरी है, जो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। बिल्कुल। और इस पूरे डिस्कशन से जो हमें मेन टेकअवेज मिलते हैं ना, वो बस खोखली डेट्स नहीं है, बल्कि इस टॉपिक की एक बहुत डीप और प्रैक्टिकल समझ है। सही। तो पढ़ाई करते वक्त ना शिवाजी महाराज के उस अष्टप्रधान मंडल के जो बाकी 6 पद हैं, उनके एक्चुअल रोल्स को जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही मराठा इकोनॉमी के जो 2 सबसे मेन टैक्स थे, चौथ और सरदेशमुखी, उनका सिस्टम कैसे काम करता था उसे भी जरूर समझना चाहिए, क्योंकि यही टैक्स बेसिकली उनके रेवेन्यू की बैकबोन थे। हाँ, वही। और लास्ट में बाजीराव प्रथम के जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, उनके रूट और उनकी डिप्लोमेटिक ट्रीटीज की भी डीप एनालिसिस जरूरी है। और मैं यहाँ एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। ये ऐसी एनालिसिस हैं जो सिर्फ प्री एग्जाम्स के एमसीक्यू सॉल्व करने में ही हेल्प नहीं करेगी, बल्कि जो मेंस एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड और एनालिटिकल आंसर लिखने के लिए भी एक सॉलिड बेस तैयार करके देगी। हुए उन पैटर्न्स को डायरेक्टली देख सकें। तो आज की इस डीप डाइव चर्चा को अब यहीं पर समेटते हुए मैं एक आखिरी थॉट छोड़कर जाना चाहती हूँ। एक ऐसा विचार जो 18वीं सदी के इन मैराथन से निकलकर सीधे हमारी आज की इस 21वीं सदी की मॉडर्न दुनिया से आकर जुड़ जाता है। हमने ठीक से समझा कि कैसे पेशवाओं के टाइम पर उस साम्राज्य का बेहिसाब एक्सपेंशन हुआ, लेकिन उसी सुपरफास्ट एक्सपेंशन ने आगे चलकर पानीपत के मैदान में उनका सबसे बड़ा डाउनफॉल भी क्रिएट कर दिया। हाँ, ओवर एक्सपेंशन का ट्रैक। एग्जैक्टली। आज की मॉडर्न बिजनेस और मैनेजमेंट की फील्ड में ना इस पर्टिकुलर सिचुएशन को फाउंडर्स डिलेमा या फिर ओवर एक्सपेंशन का खतरा भी कहा जाता है। आज के इस दौर में जब हम किसी ग्लोबल टेक स्टार्टअप या किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को, और यहाँ तक कि कभी-कभी आज की मॉडर्न सरकारों को भी ना अपनी एक्चुअल कैपेसिटी से बाहर निकलकर एक्सपैंड होते हुए देखते हैं। सही पॉइंट है। जहाँ उनका ये फास्ट एक्सपेंशन उनकी बेसिक सप्लाई लाइंस और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं पीछे छोड़ देता है, तो क्या वो भी जाने अनजाने में ठीक अपने खुद के एक ऐसे ही पानीपत मोमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे होते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत ही डीप थॉट है। हाँ, जब किसी की एम्बिशन जमीनी सच्चाई से बहुत आगे निकल जाए ना, तो कैसे
बस एक आखिरी झटका उस पूरे के पूरे मजबूत ढांचे को ताश के पत्तों की तरह गिरा सकता है। ये मराठा इतिहास की शायद सबसे बड़ी सीख है हमारे लिए। हिस्ट्री सिर्फ वो नहीं है जो गुजर चुका है, ये बेसिकली वो वार्निंग बेल्स हैं जो आगे आने वाले फ्यूचर में फिर बजने वाली हैं। सही बात है। तो बस इसी एक सोचने पे मजबूर कर देने वाले विचार के साथ आज की अपनी इस गहन चर्चा को हम यहीं पे पूरा करते हैं। ऐसे ही डेप्थ में सुनते रहिए और जो सतह के ठीक नीचे छुपी हुई असली कहानियां हैं ना, उन्हें हमेशा तलाशते रहिए।